बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हर मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने शुरू किया हुआ है। इसका एक लेक्चर हो चुका है, आज हम दूसरा लेक्चर इसका डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर बातचीत हमने कर ली थी। आज हमने जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की टाइप्स को जो है वो हमने डिस्कस करना है वन बाय वन। ठीक है, तो इसमें पहली जो टाइप है वो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, और ये हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। ऐसी इक्वेशन जिनका ऑर्डर वन हो उनको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं कि इसका वर्किंग रूल क्या है, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगी उनको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड से किस तरीके से जो है हम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इसका जनरल जो रूल है, वर्किंग रूल, वो हम पहले जो है वो डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे पास एक इक्वेशन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशंस कोई भी होगी, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर उसका फंक्शन होगा एक्स और वाई के अंदर। ठीक है, तो उसको हम सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स के मेथड से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से कि हमारे पास ये जो फंक्शन है एक्स और वाई के अंदर, ये इस तरीके का फंक्शन होना चाहिए कि इसके अंदर मैं एक्स टर्म्स को कंप्लीटली सेपरेट कर लूं और वाई टर्म्स को भी जो है वो कंप्लीटली सेपरेट कर लूं, यानी एक्स टर्म और वाई टर्म्स को मैं अलग अलग कर सकता हूं। तो फिर जो है ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स टेक्निक जो है वो यूज मैं जो है वो करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूं। अगर ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्स और वाई को मैं कंप्लीटली तौर पर जो है वो सेपरेट नहीं कर सकता हूं, तो फिर ये रूल जो है वो, ये टेक्निक जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर उसके लिए मुझे दूसरी टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल करनी होगी, जो कि बाद में हम सीखेंगे। तो जनाब यहाँ पर हम करेंगे ये कि अब y वाली टर्म्स को जो है वो एक तरफ कर लेंगे और x वाली टर्म्स को जो है वो दूसरी तरफ कर लेंगे। इसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। और उसके बाद हमने क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करनी होगी कंप्लीट सॉल्यूशन हासिल करने के लिए। दोनों तरफ जो है हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। और जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको पता है कि एक कांस्टेंट जो है वो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो लगाया जाता है। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड पे लगाना चाहें आपकी मर्जी है, राइट साइड पे लगाना चाहें आपकी मर्जी है, कहीं पे भी लगाया जा सकता है। तो इस ऐसी सूरत के अंदर जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा उसको हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन। और ये जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा, ये सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होगा, क्योंकि देखें यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसके अंदर ऑर्डर वन था, तो इसके अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे वो एक होगा। ये मैं पिछले लेक्चर के अंदर बात कर चुका हूँ कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जो ऑर्डर होता है वो उतना ही होता है जितना सॉल्यूशन के अंदर, जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स की तादाद होती है। ठीक है जी, तो अब हम कुछ जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखते हैं ताकि ये वर्किंग रूल हमें जरा मजीद समझ आ जाए। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर वन हम देखने जा रहे हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक किस तरीके से हम यूज करेंगे। ये हमारे पास एक जो है क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। तो हमने इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे जो काम करना है वो ये करना है कि वाई टर्म्स को एक तरफ कर देना है और एक्स टर्म को जो है वो एक तरफ कर देना है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ माइनस वाई है, एक्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, बहुत ही ईजी है। माइनस वाई को उठाकर हम जो है डी वाई के पास ले जाएंगे, माइनस को हमें ले जाने की जरूरत नहीं है, ये बात थोड़ा सा जहन में रखिएगा कि यहाँ माइनस है तो माइनस को हमें जो है वो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ y जो है, y वाली टर्म्स को हम जो है वो सेपरेट कर लेंगे और x वाली टर्म्स को हम सेपरेट कर लेंगे। अगर यहाँ पर माइनस मौजूद है तो माइनस को मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है। देखें, ये y यहाँ पर था हमारे पास, ठीक है, ये इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये इधर डिवाइड हो रहा था dx, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने जो वो क्या कर दिया, पहला स्टेप अपना कर लिया सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का। अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड कर देता हूं। ठीक है, अब देखें इंटीग्रेशन के रूल्स आप लोगों को पता होंगे। अगर हमारे पास जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर मौजूद हो तो हम लॉग फंक्शन लगाते हैं। ये y है, ऊपर कुछ भी नहीं होगा तो 1 होगा, तो y का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है। चूंकि ऊपर 1 मौजूद है तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, ln y लिख देंगे। और यहाँ पर जो है वो 1 है, यहाँ नजर नहीं आ रहा लेकिन हमें पता है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है। ठीक है, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज आ गया। यहाँ पर थोड़ी सी बात समझ लीजिएगा, अगर हम चाहें तो सिंपल c1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और अगर हम चाहें तो सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर ऐसी सूरत हाल कोई पैदा हो जाती है कि आपको जो है वो कांस्टेंट जो आपका है, जो सी है,
उसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड हो रही है, तो देखिए अगर कोई चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, सी है हमारे पास, ठीक है, उसके साथ अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो जो भी 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद कांस्टेंट का आंसर आएगा वो भी तो एक कांस्टेंट ही आएगा ना। या अगर इसके साथ लॉग लग जाता है तो लॉग अगर मैं लेता हूँ सी का, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो भी तो एक कांस्टेंट ही होगा, तो उसको कलेक्टिवली मैं सी लिख सकता हूँ। तो इस वजह से बाजू का जो वो C1 लिख दिया जाता है। अगर आप चाहें C1 लिखना चाहें तो C1 लिख दें, अगर आप चाहें सिंपल सी लिखना चाहें तो सी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अब एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर चूंकि लॉग फंक्शन आया है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर करना चाहता हूँ, जो आप लोगों को आगे जो है वो काम आएंगे। देखें, ये इस तरीके से जब लिखा जाता है ln a इक्वल्स टू बी, ये इसकी लॉगरिदमिक फॉर्म होती है। अगर मैं इसको चाहूँ तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। देखें, ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग जो होता है उसकी बेस जो है वो e होती है। तो जब इस लॉगरिदमिक फॉर्म को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना चाहूँ तो सबसे पहले नंबर पे लॉग की बेस लिखी जाती है। ये ln जो है इसकी बेस है e, तो बेस हम सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद करना ये होता है कि इक्वल्स टू के बाद जो वैल्यू है वो इसकी पावर बन जाती है बेस की, और जो यहाँ पर वैल्यू होती है वो इक्वल्स टू के बाद चली जाती है। तो देखें, यहाँ पर बेस आ गई e, इक्वल्स टू के बाद था b, ये मैंने पावर में लिख दिया, और ये a जो है इक्वल्स टू के बाद लिख दिया। तो ये है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर मैं इसको दोबारा लॉगरिदमिक फॉर्म में चेंज करना चाहूँ तो मैं दोबारा इसको चेंज कर सकता हूँ। e की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, ln आ जाएगा, ठीक है, और ये जो इसकी पावर है ये इक्वल्स टू के दूसरी तरफ चली जाएगी, और जो दूसरी तरफ वैल्यू है वो यहाँ पर आके ln के साथ लग जाएगी। ये थोड़ा सा आप गौर करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर ये लॉग फंक्शन बार बार आएगा और ये टेक्निक्स आपको बार बार जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिदमिक और लॉगरिदमिक टू एक्सपोनेंशियल आपको बार बार कन्वर्जन करना पड़ेगा। एक और पॉइंट जो है वो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास बेस है e, ठीक है, और पावर में भी ln आ गया है, नेचुरल लॉग आ गया है, चूंकि अब इसकी बेस, नेचुरल लॉग की बेस भी e होती है, और ये जो वैल्यू है जिसकी पावर नेचुरल लॉग है वो भी e है, तो इसको डायरेक्टली हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। अगर ऐसे आपको समझ ना आ रहा हो तो आप देखें कि इसको, अब ये मेरे पास जो है वो क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जो मैंने अभी ऊपर आपको बताई। इसको अगर मैं दोबारा लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैंने अभी आपको बताया e की जगह क्या आ जाएगा, ln आ जाएगा, ये e की जगह ln आ गया, और इक्वल्स टू के इस तरफ जो वैल्यू वो इधर आ जाएगी ln के साथ, और जो पावर है वो इक्वल्स टू के दूसरी तरफ चला जाएगी, तो ln से ln जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा c इज इक्वल टू a, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि अगर चाहें हम तो यहाँ से e और ln को डायरेक्ट भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ दोबारा। ये हमने इसकी इंटीग्रेशन कराई थी तो ये मेरे पास आ गया था ln y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस c1, ठीक है। अब अगर मैं इसको चाहूँ, ठीक है, तो मैं इसको ये लोगरिदमिक फॉर्म में है, मैं इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना चाहूँ तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर पॉइंट में कि इसको मैं क्या कर सकता हूँ, नेचुरल लॉग की बेस होती है e, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पर e लिख देता हूँ। ये वाली वैल्यू जो है ये इसकी पावर बन जाएगी, ठीक है, और y अपना जो है वो अकेला यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। तो ये इसको जो है वो हम क्या चाहते हैं, अगर कि इसको लोगरिदमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना, तो ये मैं यहाँ पर इस तरह चेंज करके लिख सकता हूँ, और ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास e जो है इसकी पावर में माइनस एक्स और प्लस c मैंने, अगर मैं इसको चाहूँ तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के जरिए से सेपरेट करके भी लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अगर बेस सेम हो तो उसको कॉमन करके लिखा जाता है, और ये कॉमन अगर है तो इसको इस तरह सेपरेट करके भी लिखा जाता है। अब देखें, e और c1 ये दोनों जो है वो कांस्टेंट है, तो इसको कलेक्टिवली जो है मैं c लिख सकता हूँ, और इसको मैं शुरू में इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास जो है वो एक जनरल सॉल्यूशन आ गया इस ऑर्डिनरी फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये जो सॉल्यूशन आया है ये मेरे पास, इसको मैं कहूँगा जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन। और आप देख सकते हैं कि चूंकि हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसका ऑर्डर 1 था, तो यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट जो आ रहा है वो भी 1 आ रहा है, ठीक है जी। चलते हैं अगले प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन मेरे पास है, और इस क्वेश्चन के अंदर जनाब जनरल सॉल्यूशन तो हमने फाइंड करना ही करना है। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी जो है वो फाइंड करने के लिए थोड़ा सा डाला है, ताकि आप लोगों को पिछले लेक्चर के अंदर जो डेफिनेशन बताई गई थी जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, तो जनरल सॉल्यूशन तो पिछली प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा पर्टिकुलर सॉल्यूशन को भी देख लेंगे तो आपका ये टॉपिक जो है वो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास
क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल्स जो हैं वो ऐसी सूरत के अंदर मौजूद हैं कि हम उनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। y यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर dy के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, dx इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, चूंकि हमने इंटीग्रेशन करवानी होती है तो ये जो dy और dx होता है ये जब फंक्शंस के साथ आएगा तो ये डिवाइड में नहीं आना चाहिए, ये मल्टीप्लीकेशन में ही आना चाहिए, ठीक है जी। तो ये हमारे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हो गए। अब हम इंटीग्रेट करवा लेते हैं दोनों साइड पर, ठीक है। ये हमने इंटीग्रेशन करवाई है तो y का सिंपल इंटीग्रेशन करवा देंगे। कोई इसमें टेक्निक खास लग नहीं रही है, पावर रूल लग रहा है तो हम इसको ये हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, पावर 1 है तो उसमें 1 ऐड करवा देंगे और वही काम जो है हमारा डिनोमिनेटर के अंदर भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर दो चीजें थी, एक 1 था और एक x था, तो मैंने यहाँ एक ही स्टेप के अंदर इसको कर दिया। 1 की इंटीग्रेशन कराएंगे x आ जाएगा और x की जब इंटीग्रेशन कराएंगे x² / 2 आ जाएगा और ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें 2 को हमें जो है वो खत्म करना है तो हम क्या कर देते हैं, 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो 2 हमारा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू कुछ इस तरह से बन जाएगी y² 2x माइनस x² और 2c1। अब ये जो 2c1 आया है मेरे पास, इसको मैं कलेक्टिवली लिखना चाहूँ तो c भी जो है वो लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास जो अब सॉल्यूशन आ गया है, ये मेरे पास सॉल्यूशन आया है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं चूंकि फर्स्ट ऑर्डर ये हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो इसमें भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो सिर्फ एक ही आया है। अब हमने क्या करना है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन करना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आप लोगों को बताया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर कि जब हम अपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है जी, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है वो आता है हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि हमारे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यू क्या आती है, चेक करते हैं। अब देखें यहाँ पर हमने करना ये है कि y की वैल्यू को 1 पुट कराना है, x की वैल्यू को 0 पुट करवाना है। तो जनाब y की जगह y की वैल्यू पुट करवा दी जो कि 1 है और x की जगह x की वैल्यू पुट करा दी, जहां जहां x था वहां पर मैंने x की वैल्यू पुट करा दी 0। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 0 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। इस तरह c की वैल्यू मेरे पास क्या निकल कर आ गई 1। अब जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन थी उसके अंदर जो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई है जो कि है 1, ठीक है। तो अब उसके अंदर हम जो है वो c नहीं लिखेंगे, c की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे 1। तो इस तरीके से जनाब ये जो सॉल्यूशन अब कहलाएगा ये हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अब आप लोगों को जनरल सॉल्यूशन का भी समझ आ गया है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का भी समझ आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है वो ये है, हमारे पास dy/dx इक्वल्स टू 1 + y² ओवर 1 + x²। यहाँ पर भी जो हमारे पास वेरिएबल्स मौजूद हैं, फंक्शन जो मौजूद हैं हमारे पास, वो इजीली जो है वो उनके वेरिएबल्स को हम सेपरेट करवा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये देखें dx जो है आ जाएगा हमारे पास dy है तो हम 1 + y² को उठाकर इधर dx की जगह ले आते हैं और dx को उठाकर जो है वो यहाँ पर ले आते हैं 1 + y² की जगह, ठीक है। तो ये हमारे जो वेरिएबल्स हैं ये सेपरेट हो चुके हैं। अब सिंपल हमने जब वो इंटीग्रेट करवाना है, इंटीग्रेट जब हम करवाएंगे आपको पता है a² + y², इसको हम अगर सिंपल कह लें a² + x², ये a² + y² का फॉर्मूला हमारे पास होता है tan इनवर्स y। तो इंटीग्रेशन के अंदर हमने ये tan इनवर्स y लिख दिया, इधर भी tan इनवर्स x लिख दिया और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज आ गया। छोटा सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास मौजूद है। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे हमने जो है वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करवाना है, लेकिन यहाँ पर देखें ई जो है इसकी जो पावर है वो x - y है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से जो है वो x और y को सेपरेट करवाना होगा। पिछले क्वेश्चन के अंदर बता चुका हूँ कि बेस सेम होती है तो उनकी पावर्स ऐड कर देते हैं। इसी तरह अगर मैं इसको सेपरेटली लिखना चाहूँ तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। ये इसके लिखने के दोनों के एक ही मतलब इनके स्टाइल अलग अलग हैं लेकिन इनका आंसर जो है वो सेम है। अगर मैं इसको बेस को चूंकि मल्टीप्लाई हो रही है और सेम है कॉमन करना चाहूँ तो दोबारा मेरे पास यही स्टेप बन जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज के अंदर से जो है मेरे पास e की पावर -y जो है वो कॉमन आ रही है तो इसको मैंने कॉमन कर लिया। अब यहाँ पर x टर्म्स जो है उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, y टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। e⁻⁻y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पर dx की जगह आ जाएगा और dx यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर आकर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड हम कर लेते हैं सिंपल। e की पावर -y है, इसको उठाकर ऊपर ले आते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। इंटीग्रेशन हमने इन दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट करके लगा दी है। अब आपको पता है इंटीग्रेशन e की पावर y की जो है वो इंटीग्रेशन सिंपल e की पावर y ही लिखी जाती है। हाँ अलबत्ता y के साथ यहाँ पर अगर कोई कोफिशिएंट होता तो वो हम जो है वो डिवाइड में लिखते, लेकिन यहाँ पर तो 1 ही है इसलिए 1 नीचे लिखने की कोई खास ज़रूरत है नहीं। सिंपल यहाँ पर भी e⁻⁻x की इंटीग्रेशन e⁻⁻x ही आ जाएगा। यहाँ पर x² है तो इसमें ऐड करवा देंगे 1 इसकी पावर के अंदर तो ये हो जाएगा x³ / 3। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ई रेस टू द पावर वाई प्लस वन इंटू कॉज एक्स डी एक्स प्लस ई रेस टू द पावर वाई साइन एक्स डी वाई इक्वल्स टू जीरो। तो सबसे पहले नंबर पे हम क्या करते हैं कि ये जो टर्म है हमारे पास ई रेस टू द पावर वाई साइन एक्स डी एक्स साइन एक्स डी वाई, इसको हम इक्वल्स टू किस तरफ लाते हैं, जब इस तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ पर इसका साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करना है तो हम क्या कर देते हैं, कॉज एक्स डी एक्स अपनी जगह पर मौजूद है, ये साइन एक्स को सिर्फ यहाँ से उठाकर हम इसके नीचे ले आएंगे, डिवाइड करवा देंगे, और ई रेस टू द पावर वाई प्लस वन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है कॉज एक्स डी एक्स के साथ, इसको यहाँ पर लाके हम डिवाइड करवा देंगे। चूंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि डी एक्स और डी वाई हमारे डिवीजन में नहीं जाने चाहिए। ये चीज़ अगर आप जहन में रखेंगे तो आपके लिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करवाना आसान हो जाएगा। अब हम इसको जो हम इंटीग्रेट करवा देते हैं, कॉज एक्स और साइन एक्स, और माइनस इंटीग्रेशन के साइन से शुरू में आ जाएगा ई वाई ओवर ई रेस टू द पावर वाई प्लस वन डी वाई प्लस सी, ये एज इट इज आ जाएगा। कॉज एक्स साइन एक्स हमारे पास कॉट एक्स होता है, इसको हम थोड़ा सा सेपरेटली सॉल्व करवा लेते हैं। ई रेस टू द पावर वाई प्लस वन को मैं टी के बराबर लेट करवा लेता हूँ, इसका डिफरेंशियल ले लेता हूँ, तो वन जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ई वाई डी वाई एज इट इज आ जाएगा, और ये डी टी हो जाएगा। अभी मैं इसको पुट करवा देता हूँ यहाँ पर। कॉट एक्स का जो है इंटीग्रेशन एल एन साइन एक्स होता है, और यहाँ पर देखें जब मैंने इसको पुट करवा दिया, ई वाई की जगह डी टी, ई वाई डी वाई की जगह डी टी, और ई वाई प्लस वन की जगह पर आ गया टी। तो आपको पता है कि अगर फंक्शन नीचे मौजूद हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो एल एन टेक्निक, लॉग टेक्निक यूज़ की जाती है, तो ये माइनस एल एन टी एज इट इज़ आ गया। अब इसके अंदर जो है वो वैल्यूज़ पुट करवाने का वक्त आ गया। टी की जगह टी की वैल्यू पुट करवा दूंगा, सी को अगर मैं चाहूँ तो उसकी जगह एल एन सी वन भी लिख सकता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हम लिख सकते हैं। हम जनरल सॉल्यूशन बनाने के लिए कांस्टेंट के साथ जो है वो लॉग जो है वो लिख सकते हैं। अब हम ये एल एन जो है यहाँ पर मेरे पास डिवीजन माइनस में है, इसको जब मैं उठाकर इधर लेकर आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस आ गया। ये एल एन सी वन एज इट इज़ यहाँ पर मौजूद है। आप लोगों को लॉग के रूल्स पता हैं कि अगर लॉग के बीच में प्लस आ रहा हो तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर माइनस आ रहा हो तो इसका मतलब वो डिवाइड हो रहे हैं। तो इनका लॉग मैं सेपरेट कर लूँगा और ये साइन एक्स और ये वाली वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखें ये लॉग और ये लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास फाइनल आंसर जो आएगा वो ये आ जाएगा, साइन एक्स ई रेस टू द पावर वाई प्लस वन इज इक्वल टू सी। अब ये चूंकि दोबारा बता रहा हूँ ऑर्डिनरी फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो यहाँ पर देखें आर्बिट्री कांस्टेंट की तादाद भी क्या है, एक है। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है, यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स मौजूद हैं, इसके अंदर से हमें एक्स और वाई टर्म्स को सेपरेट करवाना है। तो मैं पहले नंबर पे क्या करता हूँ, पहले नंबर पे मैं ये करता हूँ कि इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, यहाँ से वाई स्क्वायर हमारे पास कॉमन निकल रहा है तो वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस टर्म को उठा के दूसरी तरफ ले आता हूँ इक्वल्स टू के, तो यहाँ पर आकर ये माइनस हो जाएगी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ये वाई स्क्वायर मेरे पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ले आऊँगा, डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गई। अब सिंपल मैंने इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन जब मैं करता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा देखें, ये वाई स्क्वायर है, लॉ ऑफ एलसीएम के जरिए से ये वन के नीचे भी आएगा, वाई के नीचे भी आएगा, इसी तरह एक्स स्क्वायर इस वन के नीचे भी आएगा और एक्स के नीचे भी आएगा। मैंने इसको सेपरेट करके जो है वो सारे वेरिएबल्स को लिख दिया है। अब सिंपल इंटीग्रेशन करवाते हैं। यहाँ पर देखें वाई स्क्वायर है तो ये इसको उठा के ले आएंगे तो माइनस टू हो जाएगा, ये वाई और ये वाई दो वाई हैं तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को उठा के ले आएंगे, एक्स माइनस टू हो जाएगा, एक एक्स इस एक एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा वन ओवर एक्स। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास माइनस माइनस वाई आ जाएगा, इंटीग्रेशन मैं इसको करवाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा वाई रेस टू द पावर माइनस वन, और नीचे आ जाएगा माइनस वन, तो माइनस तो मैं यहाँ बीच में लिख देता हूँ, ठीक है। और वो जो वाई की पावर माइनस वन थी उसको पॉजिटिव करवा लिया मैंने नीचे जाकर, तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लॉग टेक्निक यूज होते हुए इंटीग्रेशन कराएंगे, लॉग वाई आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पर वन ओवर एक्स आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, लॉग एक्स आ जाएगा। और पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था चूंकि तमाम वैल्यूज के साथ लॉग आ रहे हैं तो सी के साथ भी मैं लॉग लिख देता हूँ ताकि इसका सॉल्यूशन जो है वो करवाया जा सके। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जितनी भी लॉग वाली वैल्यूज हैं उनको मैंने एक तरफ कर लिया, और बाकी जो बगैर लॉग के वैल्यूज हैं उनको एक तरफ कर लिया। यहाँ पर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ और यहाँ पर लॉग के जो रूल अप्लाई होते हैं उनको अप्लाई कर देते हैं। अब देखें ये लॉग सिम में से सेपरेट कर लिया तो एक्स सिंपल आ गया, और ये माइनस है तो माइनस का मतलब होता है डिवाइड। ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो डिवाइड में आ रही हैं, इसीलिए ये दोनों डिवाइड में चली गई और आपस में ये क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और इनका जब मैंने एलसीएम लिया ये एक्स वाई आ गया, और एक्स सेपरेट है तो वाई बचेगा, वाई को वन
से मल्टीप्लाई करेंगे y आ जाएगा, y और y इसमें मैच कर गया तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। अब यहाँ से हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है, आपको बता चुका हूँ log है, इसकी बेस e होती है, e एज इट इज आ गया, ये वाली वैल्यू इसकी e की पावर बन जाएगी और ये जो वैल्यू है इक्वल टू के दूसरी तरफ आ जाएगी। इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन जो थे ये हमने काफी सारे क्वेश्चन जो है वो देखे हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सारे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करवाए जा सकते, जो सीधे सीधे क्वेश्चन थे जिनसे मैं समझता था कि आपकी प्रैक्टिस हो सकती है उसमें से मैंने जो है वो कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करवाए हैं। लेकिन असल बात यह है कि जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये टेक्निक्स आपको अच्छी तरीके से समझ नहीं आएंगी। तो आप इन क्वेश्चंस की भी जो है वो प्रैक्टिस कीजिए और जो मजीद आपकी बुक के अंदर क्वेश्चंस होंगे उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जो है वो पूछ भी सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनका जवाब दूं आपको। तो ये पहली टाइप थी डिफरेंशियल इक्वेशन की जिसको हमने सॉल्व किया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इसकी बाकी टाइप्स जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो मैं 1 बाय 1 जो है वो आप लोगों से डिस्कस जो है वो करता जाऊंगा। आप प्रैक्टिस साथ साथ करते ही जाइएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक जो है वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।